Bismillahirrahmanirrahim. In chapter number 6, our today's lecture is about the properties of crystalline solids. The learning objectives of our today's article is to enable our student to study the following properties of the crystalline solids: definite geometric shape, sharp melting point, cleavage and cleavage plane, habit of crystal growth, anisotropy, symmetry, isomorphism, polymorphism, allotropy, and transition temperature. So first of all, let's see why crystalline solid possess definite geometric shape. Now, all the crystalline solids have definite, unique geometric shape, which may be cubic, which may be hexagonal, which may be rhombic, etc. Now, these external shapes of the crystalline solids are due to definite orderly arrangement of atoms, ions, other molecules in the three dimensions, and they have, due to this reason, they have characteristic number of faces, edges and corners. क्रिस्टल्स की डेफिनेट ज्योमेट्रिक शेप क्यों होती है, उसकी वजह यह है कि उसके अंदर मौजूद एटम, आयन या मॉलिक्यूल्स रेगुलरली और रेपिटेटिवली यानी एक तरतीब से थ्री डायमेंशंस में मौजूद होते हैं. नाउ सेकंड इज शार्प मेल्टिंग पॉइंट. इसको हम अपने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ चुके हैं. नाउ प्योर क्रिस्टलाइन सॉलिड्स आर द शार्प मेल्टिंग पॉइंट्स. When a solid is heated, its particles start vibrating at high frequencies. So these vibrating particles possess vibrational kinetic energy, and in this way energy is transferred throughout the solid. At the melting point, the vibration kinetic energy of particles becomes so high that they break the intermolecular forces and begin to leave their fixed position and change into the liquid state. As all the particles are at equal distance from each other with similar forces of attraction, therefore this change in physical takes place at a fixed temperature, which is known as the sharp melting point. जब हम किसी क्रिस्टलाइन सॉलिड को हीट करते हैं तो उसके जो वाइब्रेटिंग पार्टिकल्स की फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन बढ़ जाती है, जिसकी वजह से उनकी वाइब्रेशन काइनेटिक एनर्जी भी इंक्रीज कर जाएगी. ये वाइब्रेशन काइनेटिक एनर्जी तमाम सॉलिड में स्प्रेड कर जाती है और ये कंटिन्यूसली इंक्रीज करती है ड्यू टू इंक्रीज इन द टेम्परेचर. जब मेल्टिंग पॉइंट जो होता है, यानी जब ये इनकी वाइब्रेशनल काइनेटिक एनर्जी इतनी इंक्रीज हो जाती है कि ये इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को ब्रेक कर सकें, तो उस वक्त फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन ब्रेक होना शुरू हो जाती हैं. पार्टिकल्स अपनी फिक्स पोजीशन को लीव कर देते हैं और मूव करना शुरू कर देते हैं. इस तरह वो सॉलिड लिक्विड स्टेट में चेंज हो जाएगा. क्योंकि सॉलिड में तमाम पार्टिकल एक दूसरे से इक्वल डिस्टेंस पर मौजूद हैं, उनके दरमियान फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी एक जैसी होती हैं, इसलिए ये फिजिकल स्टेट में चेंज एक फिक्स टेम्परेचर पर वाक़ई होती है, जिसे हम शार्प मेल्टिंग पॉइंट कहते हैं. नाउ क्लेवेज एंड क्लेवेज प्लेन. What do we mean by cleavage? A crystalline solid is composed of atom, ion, other molecules which are closely packed together. On applying external pressure, a crystalline solid changes into smaller crystals of identical size and the shape. The breaking up of a crystal into smaller identical crystals is known as the cleavage, and this cleavage always takes place along the definite planes known as the cleavage planes. किसी क्रिस्टल का स्मॉलर आइडेंटिकल क्रिस्टल में ब्रेक करना क्लीवेज कहलाता है. क्लीवेज कैसे होती है?
जब किसी क्रिस्टल पर एक्सटर्नल प्रेशर अप्लाई किया जाए। लेकिन ये क्लेवेज तमाम डायरेक्शन में तमाम प्लेन्स पर नहीं होती, सिर्फ हमेशा डेफिनेट प्लेन में होती है। तो ये डेफिनेट प्लेन जिस पर, या डेफिनेट प्लेन का मतलब आप यूं समझें कि जिस डायरेक्शन में क्रिस्टल्स को स्मॉलर आइडेंटिकल क्रिस्टल में ब्रेक किया जा सकता है, उसे हम क्लेवेज प्लेन कहते हैं। तो ये प्रॉपर्टी डायरेक्शन डिपेंडेंट है। ऐसी प्रॉपर्टीज जो डायरेक्शन डिपेंडेंट हो, उन्हें हम एनआइसोट्रॉपिक प्रॉपर्टीज कहते हैं। इसको हम आगे चल के डिटेल से पढ़ेंगे। तो इसकी एग्जांपल देखिएगा कि ये निकल सल्फेट, हेक्साहाइड्रेट, सोडियम नाइट्रेट, कैल्शियम एसीटेट, ये तमाम जो सब्सटेंसेस हैं, इनको स्मॉलर आइडेंटिकल क्रिस्टल्स में हम ब्रेक कर सकते हैं अगर हम इनको ब्रेक करें अराउंड द डायरेक्शन पैरेलल टू द लेयर्स। A very important example is that of mica crystal. Mica crystal is composed of layers which are placed one above the other. So this mica crystal can be separated into identical layers if we break it in the direction parallel to the layers, not perpendicular to the layers. इस तरह mica crystals में जो cleavage plane जो होगा, that will lie in the direction parallel to the लेयर्स, यानी ये इन तमाम सब्सटेंसेस में क्लेवेज सिर्फ एक ही प्लेन पर अकर करती है। हाउएवर क्लेवेज में अकर along two planes or along three planes. For example, feldspar में cleavage takes place in two perpendicular planes, whereas in case of halides, the cleavage can take place along three perpendicular planes. Habit of the crystals. किसी क्रिस्टल को कैसे ग्रो किया जाता है? क्रिस्टल को प्रिपेयर करने के लिए या ग्रो करने के लिए हम सबसे पहले उसका हार्ड सैचुरेटेड सॉल्यूशन प्रिपेयर करते हैं। उस हार्ड सैचुरेटेड सॉल्यूशन को अगर कूल किया जाए तो डेफिनेट ज्योमेट्रिक शेप के क्रिस्टल हासिल होते हैं। एक सब्सटेंस हमेशा एक फिक्स ज्योमेट्रिक शेप में ग्रो करता है। उस सब्सटेंस की ये प्रॉपर्टी उसकी हैबिट या क्रिस्टल हैबिट कहलाती है। That is the shape in which a crystal usually grows is known as the habit of crystal. For example, सोडियम क्लोराइड का क्रिस्टल हैबिट क्यूबिक है with 6 faces। लेकिन इम्प्योरिटीज की मौजूदगी में क्रिस्टल हैबिट चेंज हो जाती है, शेप ऑफ क्रिस्टल चेंज होने की वजह से। उसकी वजह ये है, इसी की एग्जांपल हम लेते हैं सोडियम क्लोराइड की, कि सोडियम क्लोराइड क्यूबिक है विद द 6 फेसेस, लेकिन जब इम्प्योरिटीज मौजूद होंगी तो ऐसी सूरत में न्यू फेसेस बनना शुरू हो जाएंगे इन एडिशन टू द ओरिजिनल फेसेस। मिसाल के तौर पे सोडियम क्लोराइड के सैचुरेटेड सॉल्यूशन में अगर 10% यूरिया का सॉल्यूशन डाल दिया जाए तो अब सोडियम क्लोराइड के क्रिस्टल क्यूबिक शेप में ग्रो करने की बजाय ऑक्टाहेड्रल शेप में ग्रो करेंगे। हैबिट ऑफ क्रिस्टल चेंज हो जाएगी। सो अंडर आइडेंटिकल कंडीशन द शेप इन विच अ क्रिस्टल यूजुअली ग्रोज इज नोन एज द हैबिट ऑफ क्रिस्टल। क्रिस्टल ग्रोथ, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि crystals are grown by slow cooling of hot saturated solution of the substance। सबसे पहले जो है वो सैचुरेटेड जो सॉल्यूशन बनाया जाता है, उसके बाद उसको हीट किया जाता है टू प्रिपेयर हार्ड सैचुरेटेड सॉल्यूशन। इसके बाद हम फिल्टर करके अगर उस हार्ड सैचुरेटेड सॉल्यूशन को कूल करते हैं, वी गेट the crystal of the substance. This process is known as the crystallization. So crystals are grown by slow cooling of hard saturated solution of the substance। ये रीजन फिर देख लीजिए कि जब हम हार्ड सैचुरेटेड सॉल्यूशन प्रिपेयर करते हैं तो इनफैक्ट सॉल्युबिलिटी बढ़ जाती है, और जब उस हार्ड सैचुरेटेड सॉल्यूशन को कूल करते हैं
सॉल्युबिलिटी डिक्रीज कर जाती है और जो एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ सब्सटेंस जो हाई टेम्परेचर पर डिसॉल्व हो गई थी वो अब क्रिस्टल्स की फॉर्म में रीअपियर होना शुरू हो जाती है. Now, the shape of the crystal depends upon the condition and the method for the preparation of the crystal. For example, a cubic crystal may grow like the square tablet in a shallow part. Cubic crystals हम usually prepare करते हैं in a deep container like beakers etc. तो beaker की बजाय अगर एक shallow part में ऐसे क्रिस्टल की ग्रोथ की जाए, उनकी क्रिस्टलाइजेशन की जाए, तो वो अब क्यूबिक शेप में ग्रो करने की बजाय एक स्क्वायर टेबलेट की फॉर्म में ग्रो करेंगे. एंड द साइज ऑफ द क्रिस्टल इज कंट्रोल्ड बाय द रेट ऑफ कूलिंग ऑफ हॉट सैचुरेटेड सॉल्यूशन. अगर बहुत स्लो कूलिंग की जाए तो लार्ज साइज के क्रिस्टल हासिल होते हैं. अगर जो है वो बहुत रैपिड कूलिंग की जाए तो इससे बहुत ही स्मॉल साइज के क्रिस्टल हासिल होते हैं. इसलिए आमतौर पे कूलिंग जो की जाती है इट इज इन द बाय कूलिंग इज कैरिड आउट इन मॉडरेट रेट से कूलिंग की जाती है तो टू गेट द क्रिस्टल्स ऑफ मीडियम और इंटरमीडिएट साइज. Now, next property is anisotropy. Anisotropy is defined as the variation in mechanical, electrical, thermal, or optical properties in different directions in the crystalline solids is known as anisotropy, and the substances which exhibit this phenomenon are called anisotropic solids. Let's see what do we mean by this definition. कुछ क्रिस्टलाइन सब्सटेंसेस डिफरेंट डायरेक्शन में फिजिकल प्रॉपर्टीज की डिफरेंट इंटेंसिटीज पोजेस करते हैं. मिसाल के तौर पे उन क्रिस्टलाइन सब्सटेंसेस में एक डायरेक्शन में इलेक्ट्रिसिटी पास करती है, दूसरी डायरेक्शन में नहीं करेगी या कम करेगी. एक डायरेक्शन में थर्मल कंडक्टिविटी ज्यादा होगी, दूसरे में कम होगी. एक डायरेक्शन में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू जो है वो इस जो है वो डिफरेंट होगी एज कंपेयर टू द अदर डायरेक्शन एटसेट्रा. हम क्रिस्टल को एक डायरेक्शन में पर्टिकुलर डायरेक्शन या प्लेन में जो है वो ब्रेक कर सकते हैं, दूसरी डायरेक्शन में नहीं कर सकते, जिसको मैंने अभी क्लेवेज प्लेन जो समझाया. So the crystalline substances possess the different intensities of the physical properties in different directions. ऐसे substances को हम एनाइसोट्रॉपिक सब्सटेंसेस कहते हैं जिनमें फिजिकल प्रॉपर्टीज की इंटेंसिटीज डिफरेंट डायरेक्शन में डिफरेंट होती है और ये फिनोमिनन एनाइसोट्रॉपी कहलाता है. इसकी रीजन क्या है? रीजन इज कि ऑल्दो ये सब्सटेंसेस जो हैं वो एक्सटर्नली एक जैसे होते हैं, होमोजेनस नजर आते हैं, लेकिन उनके अंदर पार्टिकल्स की अरेंजमेंट डिफरेंट डायरेक्शन में डिफरेंट होती है. इसलिए वो डिफरेंट डायरेक्शन में डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज या इंटेंसिटीज ऑफ प्रॉपर्टीज शो करते हैं. ये इसकी दो एग्जांपल्स हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे. फर्स्ट इज द electrical conductivity in the graphite. Graphite crystal is composed of the layers composed of hexagonal rings of the carbon atom. This is the first layer, second layer, and in the same way, the layers are arranged one above the other, and they are held by the van der Waals force of attraction. यहाँ पे हर कार्बन अपने 3 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड फॉर्मेशन के लिए यूज कर रहे हैं, वेयर एज फोर्थ वैलेंसी इलेक्ट्रॉन इज डीलोकलाइज्ड एंड फ्री टू मूव विद इन द लेयर. और इस फ्री इलेक्ट्रॉन की वजह से ग्रेफाइट कंडक्टर है, लेकिन एक लेयर के इलेक्ट्रॉन उसी लेयर में रहते हैं, एक लेयर से दूसरी लेयर में ट्रांसफर नहीं हो सकते. इस वजह से ग्रेफाइट में इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी अक्कर करती है इन द डायरेक्शन पैरेलल टू द लेयर, not perpendicular to the layer. In this way, electrical conductivity in graphite depends upon the direction, and this property is anisotropic
property. Mica crystal अभी मैं describe कर चुका हूँ. This is composed of the layers, and we can break this crystal into smaller mica crystal if we break in the direction parallel to the layers, since this cleavage is direction dependent. Hence it is an anisotropic property कि mica crystal layers पर मुश्तमिल है. हम इसको स्मॉलर माइका क्रिस्टल में ब्रेक कर सकते हैं अगर हम इसको क्रिस्टल को ब्रेक करते हैं अलोंग द डायरेक्शन पैरेलल टू द लेयर. पैरेलल टू द लेयर ब्रेक करने से हमें स्मॉलर माइका क्रिस्टल हासिल होंगे. इस तरह इसका क्लेवेज प्लेन जो है दैट लाइज इन द डायरेक्शन पैरेलल टू द लेयर, हमें इस तरह स्मॉलर आइडेंटिकल क्रिस्टल हासिल होते हैं. तो इस तरह क्योंकि ये प्रॉपर्टी डायरेक्शन डिपेंडेंट है, इसलिए ये प्रॉपर्टी क्या होगी? इट विल बी anisotropic property. Symmetry. Symmetry हम वैसे कहते हैं आमतौर पे कि किसी चीज में तरतीब या खूबसूरती सिमेट्री कहलाती है. क्रिस्टल्स में भी ये सिमेट्री पाई जाती है, लेकिन इस सिमेट्री को हम कैसे डिस्क्राइब करते हैं? अगर एक क्रिस्टल को 360 डिग्री पर रोटेट करें और इस रोटेशन के दौरान अगर इसके जो फेसेस, एजेस या कॉर्नर रेगुलरली रिपीट करते हैं तो फिर ये सिमेट्रिकल होगा, अदरवाइज ये सिमेट्रिकल नहीं होगा. सो the repetition of the faces, edges or corner when a crystal is rotated by 360 degree along its axis is known as the symmetry. सिमेट्री के साथ कुछ मजीद जो है वो फिनोमिनन या इसके साथ जो कॉन्सेप्ट एसोसिएटेड हैं, ये हम वन बाय वन स्टडी करते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल, सिमेट्री ऑपरेशन. The operation through which a crystal can be brought back to its original position is called symmetry operation. अभी मैंने आपको बताया कि क्रिस्टल को अगर 360 डिग्री तक रोटेट किया जाए तो उसमें आइडेंटिकल साइज रेगुलरली रिपीट करती हैं. ये ऑपरेशन सिमेट्री ऑपरेशन कहलाता है. एलिमेंट्स ऑफ सिमेट्री. सिमेट्री ऑपरेशन कैसे किया जाता है? एक पॉइंट से, एक स्ट्रेट लाइन से या प्लेन से. ये तमाम क्या कहलाते हैं? दे आर नोन एज द एलिमेंट्स ऑफ सिमेट्री. सो एलिमेंट्स ऑफ सिमेट्री, इट मे बी प्लेन ऑफ सिमेट्री, एक्सिस ऑफ सिमेट्री, सेंटर ऑफ सिमेट्री. यानी मिसाल के तौर पे अगर एक एक्सिस पर रोटेट करके हम किसी क्रिस्टल को की एक आइडेंटिकल पोजीशन वापस ला सकते हैं, या किसी प्लेन में उसको डिवाइड करके उसको आइडेंटिकल क्रिस्टल हासिल कर सकते हैं, आइडेंटिकल शेप हासिल कर सकते हैं. तो ये एक्सिस ऑफ सिमेट्री, प्लेन ऑफ सिमेट्री, सेंटर ऑफ सिमेट्री, ये क्या कहलाएंगे? दे विल बी नोन एज द एलिमेंट्स ऑफ सिमेट्री. प्लेन ऑफ सिमेट्री क्या होती है? An imaginary line passing through the crystal which divide into two equal halves is known as plane of symmetry. मिसाल के तौर पे आप यहाँ पे आप देख लें कि ये लाइन जो है ये इसको, इस क्यूबिक क्रिस्टल को टू आइडेंटिकल हाफ में डिवाइड कर रही है, जिससे हमें टू रेक्टेंगुलर शेप्स हासिल होंगी. दिस इज नोन एज द रेक्टेंगुलर प्लेन ऑफ सिमेट्री. इस तरह आप इस प्लेन को देखिएगा, इस लाइन को देखिएगा कि अलोंग दिस लाइन अगर हम इस क्रिस्टल को ब्रेक करें तो हमें जो है वो एक जैसे प्लेन हासिल होंगे, दो एक जैसे क्रिस्टल हासिल होंगे जो कि ट्राइगोनल शेप में होंगे. तो ये ट्राइगोनल शेप में आइडेंटिकल हाफ जो है वो हमें हासिल हुए बाय ड्राइंग दिस डायगोनल प्लेन. तो इसलिए हम ये कहते हैं कि इट हैज डायगोनल प्लेन ऑफ सिमेट्री. व्हाट इज एक्सिस ऑफ सिमेट्री? It is the imaginary line along with the crystal can be rotated and folds. And folds mean कि कितने टाइम उसके identical faces repeat करते हैं. To give the identical position
is called axis of symmetry. आप इसमें दरमियान में से ये वर्ड ओमिट भी कर सकते हैं initially for better understanding of this definition, that it's a imaginary line about which a crystal can be rotated to give a identical position is known as the axis of symmetry. Now consider an example of a cubic crystal. क्यूबिक क्रिस्टल को अगर हम 90 डिग्री पर रोटेट करते हैं तो एक आइडेंटिकल फेस आ जाता है उसी तरह। दोबारा हम इसको रोटेट करते हैं तो 180 के डिग्री पर फिर उसी तरह का फेस अपीयर आ जाता है, यानी मजीद 90 डिग्री पर रोटेट करने से। थर्ड आइडेंटिकल फेस अपीयर होगा 270 डिग्री पर रोटेट करने से, और फोर्थ आइडेंटिकल फेस अपीयर होगा 360 डिग्री पर रोटेट करने से। इस तरह 360 डिग्री तक रोटेशन के दौरान 4 आइडेंटिकल फेस हमें नजर आते हैं। हम ये क्या कहेंगे कि इस एक्सिस में 4 आइडेंटिकल फेसेस हैं, या दिस इज नोन एज 4-fold axis of rotation. So axis of symmetry, it is the imaginary line above which crystals can be rotated and folds to give identical position or identical shape is known as the axis of symmetry. इसको एक और तरह से भी आप समझ सकते हैं। मिसाल के तौर पे हर 60 डिग्री की रोटेशन पर अगर आइडेंटिकल फेस सामने आता है तो इसमें नंबर ऑफ फोल्ड एक्सिस कैसे मालूम किए जा सकते हैं। आप 360 डिग्री को जो है 60 से डिवाइड करते हैं, इट विल हैव द 6 फोल्ड एक्सिस ऑफ रोटेशन। इन द सेम वे क्यूबिक क्रिस्टल में जो है वो हर 90 डिग्री के एंगल के बाद अगर सिमिलर फेज रिपीट होती है तो हम 360 को 90 डिग्री पर 90 से डिवाइड करेंगे तो हमें हमारे पास जो आंसर आ जाएगा वो 4 है। इसका मतलब ये हुआ कि ऐसे इस क्रिस्टल में 4 फोल्ड एक्सिस ऑफ रोटेशन है। सेम इज ट्रू इन केस ऑफ 120 डिग्री रोटेशन। 360 को 120 से डिवाइड करें, this type of crystal will have the 3-fold axis of rotation। और अगर 180 डिग्री पर रोटेशन से सिमिलर फेस मिसाल के तौर पे यहाँ पे इस केस में आता है तो हम ये कहेंगे it has 2-fold axis of rotation। What is isomorphism? क्रिस्टलाइन सब्सटेंसेस बेशुमार हैं, लेकिन जो क्रिस्टल सिस्टम है यानी जो सिस्टम है क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर के वो सिर्फ 7 है। क्यूबिक, हेक्सागोनल, टेट्रागोनल, ट्राइगोनल, ऑर्थोरोम्बिक, मोनोक्लिनिक, ट्राइक्लिनिक एटसेट्रा। तो इसका मतलब ये हुआ कि बहुत से सब्सटेंसेस सेम क्रिस्टलाइन फॉर्म में या सेम क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर जो है वो पोजेस करते हैं। ऐसे तमाम सब्सटेंसेस जिनकी क्रिस्टलाइन शेप सेम होती है वो एक दूसरे के आइसोमॉर्फ्स कहलाते हैं, और फिनोमिनन आइसोमॉर्फिज्म। आइसो सेम, मॉर्फिज्म मॉर्फोलॉजी से मॉर्फोलॉजी स्ट्रक्चर सेम स्ट्रक्चर। सो all those substances which exist in same crystalline form are said to be isomorphs of each other. Phenomenon is known as isomorphism. So existence of two or more substances in same crystalline form is known as the isomorphism. दो या दो से ज्यादा सब्सटेंस का सेम क्रिस्टलाइन फॉर्म में एग्जिस्ट करना आइसोमॉर्फिज्म कहलाता है। क्रिस्टलाइन किसी भी सब्सटेंस के क्रिस्टलाइन फॉर्म नेचर ऑफ एटम पर डिपेंड नहीं करती। इट ओनली डिपेंड्स upon the number of atoms and their ways of combination। इस वजह से यूजुअली
आइसोमॉर्फ्स में हम ये ऑब्जर्व करते हैं कि उनमें कॉन्स्टिट्यूएंट एटम्स के दरमियान रेशो सेम होती है, क्योंकि वो डिफरेंट सब्सटेंसेस हैं, उनकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज एक दूसरे से डिफरेंट होंगी, और अगर उनको के जो सैचुरेटेड सॉल्यूशन को मिक्सअप कर दिया जाए तो वो इकट्ठे ही क्रिस्टलाइज आउट होंगे। अब इसकी कुछ एग्जांपल देखिएगा। जिंक सल्फेट एंड निकल सल्फेट दोनों आर्थोरोम्बिक क्रिस्टलाइन फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। आर्थोरोम्बिक से मुराद जो है वो क्या है कि इनमें तीनों जो एक्सिस की लेंथ एक दूसरे से डिफरेंट होती है, जबकि तमाम एंगल्स 90 डिग्री के होते हैं, और आप देख रहे हैं कि इनमें एटम के दरमियान रेशो सेम है, 1:1:4। सेकेंड एग्जांपल देखिए, सोडियम नाइट्रेट एंड कैल्शियम कार्बोनेट दोनों में एटम्स के दरमियान रेशो सेम है, 1:1:3, और दोनों रोम्बोहेड्रल है। रोम्बोहेड्रल एक ऐसी क्रिस्टलाइन शेप है जिसमें तीनों जो एक्सिस हैं इनकी लेंथ सेम होती है, लेकिन उनके दरमियान एंगल एक जैसे नहीं होते, और उनमें कोई भी एंगल 90 डिग्री का नहीं होता। एक और एग्जांपल देखिएगा, सिल्वर सल्फेट और सोडियम सल्फेट एटम्स के दरमियान 2:1:4 रेशो है, सिमिलर रेशो, सिमिलर क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर, हेक्सागोनल। हेक्सागोनल एक ऐसा क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर है जिसमें दो एक्सिस, ये दो एक्सिस आप देखिए, फर्स्ट एक्सिस, सेकेंड एक्सिस, इनकी लेंथ सेम है, a इज इक्वल टू b। थर्ड एक्सिस, इसकी लेंथ डिफरेंट है। दो एंगल 90 डिग्री के हैं, ये एंगल आप देख रहे हैं, ये 90 डिग्री का है, जबकि इसको अल्फा और बीटा एंगल, जबकि थर्ड एंगल, ये एंगल जो है, ये थर्ड एंगल, ये 120 डिग्री का है। ये सिस्टम हेक्सागोनल सिस्टम कहलाता है। सिल्वर सल्फेट और सोडियम सल्फेट ये हेक्सागोनल सिस्टम पोजेस करते हैं, और उनमें एटम के दरमियान 2:1:4 रेशो पाई जाती है। सोडियम फ्लोराइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड, दे आर क्यूबिक। क्यूबिक शेप में तमाम एक्सिस की लेंथ सेम होती है, तमाम एंगल एक दूसरे के इक्वल होते हैं 90 डिग्री के, और सिमिलर रेशियो बिटवीन द एटम्स। नाउ द पॉलीमॉर्फिज्म। अगर एक ही कंपाउंड दो या दो से ज्यादा डिफरेंट क्रिस्टलाइन फॉर्म में एग्जिस्ट करता है तो वो क्रिस्टलाइन सब्सटेंसेस पॉलीमॉर्फस सब्सटेंसेस कहलाते हैं, और फिनोमिनन polymorphism, that is the existence of compound in more than one crystalline form is known as the polymorphism. The substance is known as the polymorphous substance, and the different crystalline forms are known as the polymorphs. इसकी एग्जांपल देखिएगा, सोडियम क्लोराइड क्यूबिक फॉर्म में भी एग्जिस्ट करता है और ऑक्टाहेड्रल में। ये इसकी दो पॉलीमॉर्फिक फॉर्म्स हैं या पॉलीमॉर्फ्स हैं। कैल्शियम कार्बोनेट, इट एग्जिस्ट इन trigonal form which is known as the calcite, this structure of calcite, as well as it exists in orthorhombic form which is known as aragonite. Mercuric iodide exists in the yellow form which is orthorhombic, as well as it exists in the red form which is tetragonal. So these are two polymorphous forms of the silver iodide. Allotrope. अभी मैंने बताया कि अगर कोई कंपाउंड टू और मोर डिफरेंट क्रिस्टलाइन फॉर्म में एग्जिस्ट करता है तो उसको पॉलीमॉर्फिज्म कहते हैं, लेकिन अगर एक एलिमेंट टू और मोर डिफरेंट क्रिस्टलाइन फॉर्म में एग्जिस्ट करता है तो उसको एलोट्रॉपी कहा जाता है। क्रिस्टलाइन फॉर्म्स आर नोन एज एलोट्रॉपिक फॉर्म्स
are allotropes. So existence of an element in two or more different crystalline forms is known as allotropy, and the crystalline forms are known as allotropes or allotropic forms. For example, carbon exists as graphite, diamond, and Buckminster fullerenes, also known as the buckyballs. Sulfur exists in the rhombic and monoclinic crystalline forms. These are the allotropic forms of the carbon, allotropic forms of sulfur. Now, last property which we are going to discuss is the ट्रांजिशन टेम्परेचर. जिस टेम्परेचर पर किसी सब्सटेंस, चाहे वो कंपाउंड हो या एलिमेंट हो, उसकी टू क्रिस्टलाइन फॉर्म्स एक दूसरे के साथ इक्विलिब्रियम में एग्जिस्ट करती हैं, उस टेम्परेचर को ट्रांजिशन टेम्परेचर कहा जाता है. इस टेम्परेचर पर वो एक दूसरे में इंटर कन्वर्ट होती हैं, लेकिन उस टेम्परेचर से कम और ज्यादा टेम्परेचर पर सिर्फ एक ही फॉर्म एग्जिस्ट करती है. सो द टेम्परेचर एट विच टू क्रिस्टलाइन फॉर्म्स ऑफ अ सब्सटेंस exists in equilibrium with one another is known as the transition temperature. At this temperature, two crystalline forms interconvert into one another. Above and below this temperature, only one form exists. For example, gray tin and white tin. There are the crystalline forms. They exist in equilibrium with one another at 18 degrees Celsius. 18 डिग्री सेल्सियस पर ये दोनों फॉर्म मौजूद होंगी, एक दूसरे में कन्वर्ट हो रही होंगी. तो ये टेम्परेचर ग्रे टेन और व्हाइट टेन का ये क्या है? इट इज ट्रांजिशन टेम्परेचर. 18 डिग्री सेल्सियस से कम टेम्परेचर पर सिर्फ ग्रे टेन एग्जिस्ट करेगी और 18 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा टेम्परेचर पर सिर्फ व्हाइट टेन एग्जिस्ट करेगी. Rhombic and monoclinic sulfur exists in equilibrium with one another at 95.6 degrees Celsius. This is the transition temperature of rhombic and monoclinic sulfur. Below this temperature, only rhombic sulfur exists. Above this temperature, only monoclinic sulfur exists. Potassium nitrate. Potassium nitrate exists in the orthorhombic and rhombohedral crystalline forms. Both these states exist in equilibrium with one another at 128.5 degrees Celsius, which is known as the transition temperature of orthorhombic potassium nitrate and rhombohedral potassium nitrate. So, our dear students, these were the important properties of the crystalline solids. तो नेक्स्ट टाइम हम इनके कंपैरिजन पढ़ेंगे कि पॉलीमॉर्फिज्म और आइसोमॉर्फिज्म को हम कैसे कंपेयर कर सकते हैं, एलोट्रॉपी और पॉलीमॉर्फिज्म को कैसे कंपेयर कर सकते हैं, और कुछ मजीद जो है एलोट्रॉपिक फॉर्म्स को हम डिटेल से स्टडी करेंगे. थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट्स.